morning everyone. Welcome to the IRS online classes. Today we are going to discuss a new topic that name is gravitation of class 9 and that is chapter 3 mentioned in NCERT books. So I guess we have studied or experienced lot about gravity from the childhood. We are seeing that whenever we drop anything from the height it goes down, or whenever we throw something up it goes some height and it stopped and then come back to the ground. So these are the phenomena we are able to see from from our childhood, and today we reached at that stage where we are going to understand why this happened. So if you really want to understand it very clearly, you need to go back to the age of Newton, to the time of Newton. Okay, what happened? We have heard about the famous saying that Newton's apple, एक एप्पल था जो न्यूटन के सर पे गिरा, फिर ये ग्रेविटी का खोज वगैरह हुआ. तो मैं आपको समय में ले जाना चाहता हूँ ताकि आपको समझने में आपको आसानी हो कि एग्जैक्टली ग्रेविटेशन है क्या. ठीक है, तो देखिए नोटिस करने वाली बात है ग्रेविटी. जैसे एक बार न्यूटन साहब एक बार अपने बागीचे में बैठे हुए थे. आम उनके यहाँ पे एप्पल के पेड़ थे. हमारे यहाँ तो आम के होते हैं, उनके एप्पल का पेड़ था. एक एप्पल उनके सर पे गिरा या अगल बगल गिरा, जो भी गिरा, तो उनके दिमाग में थॉट आया, और थॉट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि यार ये चीज़ गिरी तो नीचे ही क्यों आई, कहीं और क्यों नहीं गई, ऊपर क्यों नहीं गई, साइड में क्यों नहीं चली गई, नीचे ही क्यों, मतलब जो भी साइड में जाता है फाइन में नीचे ही आता है, हर एक चीज़ नीचे ही क्यों आती है. ये थॉट उनके दिमाग में आया. तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने देखा कि एक बॉल अगर लिया जाए, मैं आपको दो केसेस के रूप में समझाऊंगा, ग्रेविटी को समझने की कोशिश करूँगा. अगर एक बॉल ली जाए, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से सपोज मान लीजिए, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से v से 10 मीटर पर सेकंड सपोज ऊपर फेंक दिया जाए, तो उन्होंने देखा कि ये बॉल जो है कुछ दूर तक ऊपर जाती है. उसका धीरे धीरे इसकी यहाँ पर अगर स्पीड चेक की जाए, यहाँ पर तो कुछ 7 हो गई होगी मीटर पर सेकंड. यहाँ पे चेक करूँ अगर स्पीड तो उसकी 5 हो गई होगी, 5 मीटर पर सेकंड. ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी. ठीक है, अगर ये मैंने बॉल को ऊपर फेंका है तो फिर अगर कोई बॉल को ड्रॉप करता हूँ, सपोज किसी पॉइंट से ड्रॉप करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो देखता हूँ कि यहाँ पे जब वो बॉल पहुँचती है उसकी स्पीड हो जाती है 3 मीटर पर सेकंड. जब यहाँ पे वो बॉल थोड़ी और नीचे पहुँचती है उसकी स्पीड हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड. जब और नीचे जाता है उसकी स्पीड हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड, और फिर फाइनली वो ग्राउंड पे आके टकरा जाती है. तो न्यूटन ने देखा कि ये दो चीज़ें हो रही हैं कि जब मैं किसी बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ तो उसकी स्पीड घट रही है, और जब मैं किसी बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ तो जो है स्पीड जो है बढ़ रही है. अब देखिएगा जरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़. उसने बोला कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मैंने बताया है आपको कि जब भी कोई चीज़ अपनी वेलोसिटी चेंज करती है मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन है. क्योंकि देखिए चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही, 10 है, 7 है, 5 है, 0, मतलब सीधे सीधे देखिए स्पीड बदल रही है. तो स्पीड बदला मतलब वेलोसिटी बदली. वेलोसिटी बदलने के लिए सिर्फ एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्सेलरेशन. और यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं रहा होगा. और एक्सेलरेशन क्या होता है, F = मास इंटू ए. अगर ए है इस जगह पे लग रहा है बॉडी में मास, तो डेफिनेटली फोर्स होगा. क्योंकि याद रखिए बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, और एक्सेलरेशन तब तक नहीं आएगा जब तक कोई फोर्स ना आए. मतलब अगर तीनों में से कोई भी एक बात हो रही तो समझ लीजिए कि वहाँ पे फोर्स अवेलेबल है. अगर वेलोसिटी बदलती है मतलब एक्सेलरेशन रहा होगा, मतलब फोर्स है. अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन रहा होगा, मतलब वेलोसिटी बदलेगी. अगर अगर क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन है बस तो फोर्स भी होगा और वेलोसिटी भी बदलेगी. तीनों तरह से आप किसी को समझ सकते हैं. तो उसने बोला कि मतलब ये तो तय है कि कोई फोर्स हो लग रहा होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है. और उसने नोटिस और किया कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी के अपोजिट. अगर वेलोसिटी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन नीचे होगा, और एक्सेलरेशन जिधर होता है उधर ही हमारा फोर्स भी होता है. इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जिधर हमारा एक्सेलरेशन होता है उधर ही हमारा फोर्स भी होता है. अब दूसरे केस को स्टडी किया उसने देखा कि यहाँ पर फिर से देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन होगा, बट इस बार क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. और वेलोसिटी इंक्रीज तभी होती है जब जिधर वेलोसिटी हो उधर एक्सेलरेशन हो, तो ही वेलोसिटी इंक्रीज होती है. अब वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स किधर आएगा, इधर ही आएगा. तो ध्यान देने वाली बात ये कि डिवीजन का पार्ट है कि वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन होगा. अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन उधर ही होगा जिधर वेलोसिटी थी. ठीक है, अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा. ठीक है,
और जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर फोर्स होता है। तो इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स में कोई बात नजर आई कि अगर मैं बॉल को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी घट रही, मतलब एक्सेलरेशन नीचे, एक्सेलरेशन जिधर उधर फोर्स, मतलब फोर्स नीचे। मैं अगर चीज को नीचे फेंकता हूँ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही, मतलब एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा जिधर वेलोसिटी है, नहीं दोनों नीचे, उधर ही फोर्स होगा। यानी कि उसको एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि मतलब ये जो भी कुछ हो रहा है, ये जो भी कुछ हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और एक बात तय है कि उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। उसने इतनी बात आइडेंटिफाई कर ली। अब वो हर एक चीज को लगा फेंकने कि चलो इसको फेंकते हैं, उसको फेंकते हैं, हर चीज नीचे ही आ रही थी। तो उसको क्लियर हो गया कि जब मैं कोई चीज ऊपर फेंक रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही क्योंकि फोर्स तो नीचे लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे आएगा और हमारी वेलोसिटी ऊपर, अपोजिट, मतलब धीरे धीरे कम होता जाएगा। और फिर जब वो नीचे आ रहा है तो उसकी बढ़ने लगनी चाहिए, क्योंकि भाई फोर्स भी उधर है तो एक्सेलरेशन भी उधर और वेलोसिटी भी उधर, तो तीनों एक साथ तरफ हो गए, तो उसकी वेलोसिटी जो है बढ़नी चाहिए। तो जब उसने ये चीज एक्सपेरिमेंट को पूरा डिटेल में परफॉर्म किया तो उसको दिमाग में क्लियर हो गया कि अब ये क्लियर है कि कोई ना कोई फोर्स तो है जो नीचे की तरफ लग रहा है, गारंटेड। अब डाउट उसको ये आया कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अर्थ पे ऐसा होता है, या कुछ स्पेसिफिक मेरे ही एरिया में ऐसा हो रहा है, कहीं और भी ऐसा होता है कि नहीं। उसने स्टडी किया तो पाया कि होल प्लेनेट पे ऐसा ही हो रहा है, कोई भी चीज़ कहीं फेंक लो नीचे ही गिर रही है। अब प्लेनेट के बाहर निकलने की बारी हुई, प्लेनेट के बाहर देखते हैं। उसने सिस्टम उठाया, केस 2 में आपको दिखाता हूँ, उसने सिस्टम उठाया सन का। उसने बोला कि चलो एक काम करते हैं, सन को मिड में रख देते हैं, और मिड में जैसा कि आप सब जानते हैं मिड में है वो, ठीक है। इसके बाद उसने एक सिस्टम दिया, बोला कि चलो यहाँ पे एक अर्थ हमारी। अब आपको पता है कि अर्थ जो है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरह से कुछ, मैंने जान सर्कुलर नहीं बनाया है, बहुत सारे बुकों में सर्कुलर बनाया, सर्कुलर एग्जैक्टली नहीं है, बट इलिप्टिकल कुछ इस तरह से अर्थ इस तरह सन के चक्कर लगाती है। अब उसने बोला कि चक्कर लगा रही है अगर अर्थ, ध्यान दीजिएगा अगर बात, फोर्स लॉज ऑफ मोशन से अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पे या कर्विलिनियर पाथ पे घूमती है तो पता, सपोज मान लीजिए अगर इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकेंड है, मान लीजिए, ठीक है, एक सपोज, तो 20 किलोमीटर हर जगह उसकी स्पीड 20 ही हर जगह पे 20 किलोमीटर पर सेकेंड ही इसकी स्पीड है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी बदल रही है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदलेगी, क्योंकि आप बोलोगे सर देखिए वेलोसिटी जो होता है सर वो होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, ओके सर। आपने सर देखिए, और स्पीड को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, बोलो और समझ में आ रही है। तो सर देखिए आपने स्पीड तो फिक्स कर दिया, यानी मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है ना सर, डायरेक्शन तो बदल रही है। अगर डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, बोला एक मिनट, मतलब अगर वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जैसा भी वेलोसिटी परिवर्तन है एक्सेलरेशन होगा। और आपको मैंने सर्कुलर मोशन जब मैंने पढ़ाया था तो आपको अच्छे से बताया था कि देखो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उस वक्त भी बॉडी अपना वेलोसिटी चेंज कर रही है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, मतलब हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। जिस भी ऑर्बिट के वो चक्कर लगा है उसके सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ लगेगी हर समय जब अर्थ जहाँ पे जाएगी। लेकिन एक्सेलरेशन को लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, फोर्स। देखो एक्सेलरेशन जो है, फोर्स इज द फादर ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कहीं आप देख रहे हो तो मतलब फोर्स होगा। एंड एक्सेलरेशन का जो पर्पस है, उसके जन्म का पर्पस क्या है, वेलोसिटी को चेंज करना। ये मतलब बिल्कुल इस बात को अच्छे से बैठा लो दिमाग में कि कहीं अगर फोर्स दिखा तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा। वो एक्सेलरेशन खाली नहीं बैठ सकता कि मैं एक्सेलरेशन आज मन नहीं कर रहा है वेलोसिटी चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जब एक्सेलरेशन होगा तब वेलोसिटी का चेंज आएगा। तो उसने बोला कि चलो यार, मतलब ये जो अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन फिर भी उसकी डायरेक्शन बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी बदल रही है मतलब एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा मतलब फोर्स होगा। और फोर्स कौन सा है, कोई पता नहीं चल रहा है कौन सा फोर्स है कौन सा फोर्स नहीं, कौन सा फोर्स है, कोई ना कोई फोर्स है। तो बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फोर्स ये है वही फोर्स ये है, क्योंकि यहाँ पर एक अर्थ और एप्पल की बात हो रही है, यहाँ पर एक सन और अर्थ की बात हो रही है। चीजें तो वैसे ही हैं, यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं सपोज इस तरह से अर्थ को बना दूं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, और मैंने एप्पल को यहाँ से उठा के ऊपर फेंका, तो ये एप्पल ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ हो रहा है। अगर मैं सपोज ये एप्पल को यहाँ से यहाँ फेंकता तो फोर्स किधर लगता, तो आया आंसर वहाँ पे भी आया कि फोर्स ऐसे ही लगता है, क्योंकि हम लोग जब अर्थ पे ऐसे खड़े के देखते हैं, हम लोग यहाँ पे लग रहा है कि अर्थ टेढ़ी हो गई है, तो हाथ पे तो ऐसे फोर्स ऐसे लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। फोर्स कैसा लगेगा,
ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी खड़े देखो, अभी यहाँ पे मैं नीचे देखूँ अपना, ग्रेविटी कहाँ लग रही है? सीधे नीचे लग रही है। तो हर समय सेंटर की तरफ फोर्स आ रहा था, हर समय जहाँ पे भी देखा यार सेंटर की तरफ फोर्स आ रहा है। तो उसने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि मतलब जो फोर्स यहाँ लग रहा है वही फोर्स यहाँ भी लग रहा है, क्योंकि और कोई डेफिनेशन तो फोर्स के है नहीं। और उस चीज़ को जब उसने पूरा स्टडी किया तो उसने बोला कि इस चीज़ का एक नया नाम दो, और उस फोर्स का नाम रखा गया ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो कि एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन के हिसाब से। अच्छा देखो, क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है? क्वालिटेटिव मतलब जिसमें सिर्फ उसके रूप, रंग, साइज, बेसिक चीज़ों की बात की जा रही हो। क्वांटिटेटिव क्या होती है? उसकी वैल्यू की भी बात की जाती है, जो थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है क्वांटिटेटिव। तो न्यूटन ने क्या किया, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन दिया। बोला कि एक ऐसा फोर्स मैंने ढूंढा है, ध्यान देना, एक ऐसा फोर्स मैंने ढूंढा है जो दो बॉडीज में लगता है जिसके पास मास है। ठीक है, दो बॉडीज में लगता है जिसके पास मास है, और वो बॉडीज कहीं पे भी हो सकती है यूनिवर्स में। मतलब द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स विच अप्लाइड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज wherever they are in the universe, the only condition is they have mass। और मास देखो हर चीज में, एटम में मास है, एयर के पार्टिकल में मास है, लाइक 99.9999% चीजों में मास है। आप जब लाइट जो आप देखते हो, आप कह सकते हो कि उसका इफेक्टिव मास 0 बोल सकते हो, या उसके पास मास नहीं है, बट अदर लाइक ऐसा भी नहीं, लेकिन इफेक्टिव आप बोल सकते हो रिलेटिवली, लेकिन लाइट के पास भी मास है। सोचो, जो लाइट आप ट्रैवल करते देखते हो, सन की जो लाइट आती है उसमें भी मास है। ठीक है, सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैव अ मास। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यानी कि हर एक चीज, मतलब उसने जो देखा कि भाई जिसके पास भी मास है, क्योंकि देखो यहाँ पे अर्थ के पास मास था, इसके पास मास था, इसको खींच रही थी। यहाँ पे सन के पास मास है, अर्थ के पास मास, सन इसको खींच रहा है। ठीक है, तो उसने देखा कि जो भी बॉडी जिसके पास मास है वो एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है दूसरे बॉडी। ठीक है, उसने ये देखा, उसने क्वालिटेटिवली बोला कि अगर एक बॉडी के पास मास है तो दूसरी बॉडी पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, और वो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो बॉडी के शेप साइज से डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आपने सपोज 2 किलो का तरबूज लिया है, 2 किलो की रुई ली है, 2 किलो का एक छोटा सा पत्थर लिया है, या कैसा भी शेप है, साइज है, अगर वो 2 किलो है तो वो उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि नॉर्मल किसी और शेप का कोई चीज लगा रहा था। मतलब ना तो उस फोर्स को शेप साइज से असर पड़ रहा है, ना तो उस फोर्स को मीडियम का असर पड़ रहा है कि बीच में मीडियम कौन सा है। भाई पानी रख दिया यहाँ पे, एक पत्थर यहाँ, एक पत्थर यहाँ कर, जो पानी रख दिया तब भी फोर्स दोनों में सेम लग रहा है। एयर रख दिया तब भी दोनों के पीछे फोर्स लग रहा है, मीडियम का भी असर नहीं है। तीसरी चीज ने देखी कि बॉडी टेरेस्ट्रियल है कि सेलेस्टियल है, उससे भी असर नहीं पड़ रहा है। टेरेस्ट्रियल सेलेस्टियल क्या होता है? टेरेस्ट्रियल वो बॉडी जो अर्थ के सरफेस पे रहती है, सेलेस्टियल क्या होती है? जो अर्थ के सरफेस से बाहर रहती है। ठीक है, तो बोला कि ये चाहे अर्थ पे लग रहा हो, चाहे बाहर लग रहा हो, हर जगह लग रहा है। बस रूल क्या बोला उसने कि अगर बॉडी में मास है तो वो दूसरी बॉडी पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, जो उसकी ऑब्जर्वेशन से उसको नजर आया। उसने ऐसा बोला कि ऐसा हो रहा है, इफ द बॉडी कैरीज अ मास then it is going to apply an attraction force on all the bodies in the universe which have mass irrespective of their shape, size, medium, either they are celestial or terrestrial। बात समझ में आई कि मतलब अब क्लियर हो गया कि अगर जिस चीज के पास, मतलब न्यूटन के हिसाब से उसने क्या बोल दिया, जिस चीज के पास मास है, जिस चीज के पास मास है वो चीज दूसरी किसी भी चीज के पास, आपको पता है हर चीज के पास मास है, मतलब वो एक बॉडी दूसरे हर एक बॉडी पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, इररिस्पेक्टिव कि वो छोटा है, बड़ा है, मोटा है, काला है, गोरा है, दूर है, पास है, सब पर फोर्स लगा रही है। मीडियम बीच में कौन सा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फोर्स लगा रही है। तो मोटा मोटा समझ में है कि उसने ग्रेविटेशन में सोचा कैसे, उसने देखा कि भाई वेलोसिटी बदली मतलब एक्सेलरेशन होगा, मतलब कि कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो। फोर्स कौन था उस वक्त नहीं पता था, बाद में उसको बोला गया इट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। सिमिलर चीज उसने यहाँ देखी, उसने बोला कि यार अगर ये चीज घूम रही है तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी बदलेगी, मतलब एक्सेलरेशन लगेगा। आपको मैंने बताया कि एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में चेंजेस लेके, सॉरी डायरेक्शन में चेंजेस लेके आता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसने बोला अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे है तो फोर्स भी होगा, तो कौन सा फोर्स होगा? तो पता चला कि फोर्स जो है वो वही फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। यहाँ पर भी ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही लग रहा है, बशर्ते हम इसको नोटिस नहीं करते, हमको लगता है कि नीचे जा रहा है। लेकिन आप अर्थ पे कहीं भी खड़े जाओ, नीचे का मतलब क्या, आप यहाँ पे अर्थ पे खड़े हो तो नीचे का मतलब यही तो होगा, सीधा सीधा ये ऊपर, ये नीचे, सेंटर की तरफ तो आ रहा है। यहाँ पे आप खड़े हो तो ये नीचे होगा ना, ये तो टेढ़ा हो गया भाई,
समझो, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्थ पे आप कहीं भी खड़े हो, आपको चीज़ नीचे जाती, नीचे कहाँ लेके जाएगी, सेंटर पे तो लेके जाएगी। कोई गोल चीज़ को कहीं से भी आप छेदो तो सेंटर की तरफ ही तो जाएगा, मतलब वहीं से तो निकलेगा, कहीं से भी अगर डाल रहे हो स्ट्रॉ डालते हो तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत हद तक सिमिलरिटी थी कि उसने बोला कि मास होना चाहिए, ये मास हर एक चीज़ पर फोर्स लगाएगा इर्रिस्पेक्टिव कि बीच में एयर है कि वाटर है, ये छोटा है कि बड़ा है, कि इसका शेप स्टार जैसा है कि ये है बॉडी टेरेस्ट्रियल है या सेलेस्टियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्लियर हुआ इतना कि व्हाट इज लाइक द ग्रेविटेशन, हाउ यू हैव डिस्कवर्ड अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बाद जब उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर कर लिया तो लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आई, जैसे उसने बोला ना कि बॉडी चाहे जैसी भी हो उस पर एक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और वो हर एक मास लगाएगा उसके ऊपर। तो लोगों ने बोला कि हम लोग पे असर क्यों नहीं पड़ रहा है, अगर ऐसा है तो हम लोगों पे असर क्यों नहीं पड़ रहा उस फोर्स का, हम पे भी तो लगना चाहिए। तो न्यूटन ने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि भाई आखिर फोर्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो ही हैव एक्चुअली डिस्कवर्ड द क्वांटिटेटिव। अब देखो क्वालिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव में हमने बस बात की कि भाई फोर्स लगेगा, मास है तो फोर्स लगेगा और वो इंडिपेंडेंट होगा शेप, साइज, मीडियम और सेलेस्टियल टेरेस्ट्रियल वाले पार्ट से, मतलब कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ मास पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, उसने ऐसा बोला था। अब उसने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, एक मास लिया, ठीक है, और एक छोटा सा मास लिया, ये M1 मास, ये M2 मास, ठीक, ये सेंटर और डिस्टेंस नापी सेंटर से, बोला कि ये डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, याद रखना उसने डिस्टेंस जो है सेंटर से नापी, इसके पीछे रीज़न ये है कि यार देखो, इस तरह डिस्टेंस नापा जाता है तो हर जगह से अलग अलग आता है। अगर यहाँ से मैं यहाँ के डिस्टेंस नापूँ अलग आएगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस नापूँ तो अलग आएगा। तो उसने बोला कि यार एवरेज ले लेते हैं, काम करते हैं डिस्टेंस का एवरेज ले लेते हैं। उसने इसलिए बोला कि सेंटर से नापिए, हमेशा जो भी डिस्टेंस होगी बॉडी के सेंटर से नापी जाएगी, सेंटर से अगले बॉडी के सेंटर तक। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि जो फोर्स आ रहा है, इसने पहले इसको बढ़ाया, इसको थोड़ा बढ़ाया, 2 किलो कर मान लो अगर लिया तो उसको 10 किलो कर दिया, देखा फोर्स बढ़ गया। फिर उसने क्या किया, इसको किया, इसको अगर सपोज 1 किलो लिया तो इसको 5 किलो कर दिया, देखा फिर से फोर्स बढ़ गया। इनकी दूरी को क्या किया, उसने बढ़ाया तो देखा कि जो फोर्स है कम हो गया। तो फाइनली वही अपने एक्सपेरिमेंटल तरीके से उसने देखा कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M2, मतलब दोनों बॉडी के मासेस पे डिपेंड कर रहा है। साथ में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप बोलोगे डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सर, तो ये स्क्वायर क्यों लगाया? तो देखो वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वे है कि देखा गया कि डिस्टेंस को अगर मैंने 2 गुना कर दिया तो फोर्स 4 गुना कम हो गया, डिस्टेंस को अगर मैंने 4 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 16 गुना कम हो गया, डिस्टेंस को मैंने अगर 8 गुना कर दिया तो फोर्स 64 गुना कम हो गया। तो वो उससे एक्सपेरिमेंट के तरीके से आया, और जब उसने इन तीनों चीज़ों को मिला, और बात पता है, ये देखो ये जो तुम्हें लगता है कि इसमें M1 M2 ये R किया गया, बस नहीं किया होगा, तो उसने सब कुछ ट्राई किया। उसने मीडियम बदला, उस पर डिपेंड नहीं किया। उसने इसका शेप, इसको M1 मास रखा लेकिन उसका शेप कुछ ऐसे कर दिया, तब भी देखा फोर्स जो है उतना ही लग रहा है। ठीक है, उसने साइज़ क्या की, 2 ही किलो रखा लेकिन इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया। उसने बोला साइज़ बढ़ा देते हैं, मास उतना ही रखते हैं, अभी भी ये M1 का एक साइज़ बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा फोर्स पे। उसने हर वो चीज़ ट्राई की, देखो क्योंकि साइज़ बढ़ाने में सेंटर अभी भी वहीं पे है। ठीक है, उसने हर वो चीज़ ट्राई की जो पॉसिबल थी, और ट्राई करने में देखा कि बस जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो मास जो बॉडी है उसके मास पे, और जिस बॉडी से वो फोर्स आ रहा है उसके मास पे, दोनों के मास पे डिपेंड करती है और डायरेक्टली डिपेंड करती है, और उनके बीच के डिस्टेंस पे इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। जब इन तीनों चीज़ को उसने ले करके एक साथ क्लब किया तो कुछ इस तरह आया, F ग्रेविटेशन डायरेक्टली इक्वल्स टू M1 इंटू M2 अपॉन R²। और आपको तो अच्छे से पता है कि जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक इक्वलिटी लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। इसने कांस्टेंट लगाया G। ठीक है, M1 M2 अपॉन R², और बाद में इसी को बोल दिया गया दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट, वो फोर्स क्या था ये तो क्लियर हो गया कि भाई हाँ इस तरह का कुछ है, डायरेक्शन इसकी ये है और ये, बट इस तरीके से उन्होंने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका दिया, क्योंकि अभी लोगों को आंसर करना था कि उनको वैल्यू असर क्यों नहीं करी। धीरे धीरे जब ये वीडियो आगे बढ़ेगा आप देखोगे, आपको भी लगेगा कि यार सपोज मान लो अगर ये चेयर है, ये चेयर मैंने यहाँ रखी है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो ये चेयर के पास मास है और मेरे पास भी मास है, तो मतलब न्यूटन के हिसाब से अगर किसी बॉडी के पास मास है तो वो हर एक बॉडी पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच रही है हर एक बॉडी को जिसके पास मास है, इररिस्पेक्टिव इसका शेप साइज क्या है। तो मैं इसके पास मास है, मेरे पास मास है,
और हम मुझ पे ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रही, तो मैं क्यों नहीं चिपक जा रहा हूँ उसके पास जाकर के। इसका राज खुलेगा इसी सब को प्रूव करने के लिए उसने ये सब काम शुरू किया कि निकाल के दिखाते हैं लोगों को वैल्यू की, फोर्स की वैल्यू क्या है। फोर्स बस लगने से कुछ नहीं होता है कि फोर्स लग गया और वो चीज़ चल जाएगी। फोर्स कितना लगा है उस पर डिपेंड करता है। अब कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, कार को धक्का लगा रहा है, बोल रहा है मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन कार ट्रैवल नहीं कर रही है। अभी तो बोला था कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगे कोई चल जाती है। अरे भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ना, इतना होना चाहिए इसको मूव करा पाए। तो न्यूटन को लगा कि भाई हो सकता है कि ये अट्रैक्शन लेयर की फोर्स बहुत कम होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता। तो उसने कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला डिराइव किया कि भाई द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एफ जी इक्वल टू जी कैपिटल जी याद रखना, कैपिटल जी ही कांस्टेंट होता है, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं, अभी आगे जाकर स्मॉल जी भी पढ़ेंगे, उनको इस जी और इस जी में पूरी जिंदगी फर्क नहीं समझ में आता। देखो भाई ये कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। वो कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी जो है वो ग्रेविटी बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो एफ जी इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला उसने डिराइव किया कि भाई ये आएगा। अब हमें m1 तो पता होता है, हमें m2 भी पता होता है। भाई जो दो मासेस हैं उसका मास मैं निकाल सकता हूँ, अपना मास निकाल सकता हूँ, अपने दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं। फोर्स मुझे निकालना है, अब मुझे g नहीं पता है, जी पता नहीं, बस ये कांस्टेंट है, ये पता है कांस्टेंट मतलब की वैल्यू बदलेगी नहीं, लेकिन क्या है इसकी वैल्यू या क्या इसके बारे में है वो हम लोग को नहीं पता। तो उसने बोला ठीक है पहले ये भी पता कर लेते हैं फिर फोर्स निकालेंगे। तो ही एक्चुअली ट्राइड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी। तो उसने बोला कि पहले जी के बारे में स्टडी करने से पहले मुझे इसकी यूनिट को स्टडी करना पड़ेगा, इसकी यूनिट क्या है। तो यूनिट का तो आप लोग को पूरे माहिर आप लोगों को बोले यूनिट सर क्या है, कुछ नहीं देखिए। तो यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपने निकाला है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, आपने ये निकाला है सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ जी आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू जी। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, 2 है तो मीटर स्क्वायर हो गया। मास की यूनिट क्या होती है, केजी इंटू केजी। यूनिट क्या आ गई, जी की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यूनिट आ गई है। बोलो बात समझ में आई। तो दिस इज द यूनिट ऑफ जी। अब उसने बोला कि काम करते हैं, पता करते हैं जी की वैल्यू कितनी होगी। तो ही एक्चुअली मेड अ सेटअप एंड उसमें क्या किया उन्होंने, एक मास लिया 1 किलो का, ठीक है, एक दूसरा मास लिया उन्होंने 1 किलो का, और उन दोनों को जो है एक दूसरे से ठीक 1 मीटर की दूरी पर रखा। अब पता है जो ये एक की वैल्यू है इसलिए ना कि तुम्हारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, तुम कर कुछ भी सकते हो, लेकिन उन्होंने जानबूझ के एक्सपेरिमेंट सेटअप लिया कि 1 किलो लेते तो यहाँ पे जब वैल्यू में हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब जरा देखो आप कैसे। उसने फॉर्मूला लिखा कि एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ जी मुझे नहीं पता है, मुझे जी नहीं पता, लेकिन मुझे m पता है। कितना है, 1 इंटू 1। अब देखो 1 किया कुछ और लिया तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 1 इंटू 1 1 ही होता है। आर क्या है, अगर 1 मीटर या कुछ और लिया तो वो भी आता है, लेकिन यहाँ पे 1 ही है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, एफ ए इज इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बोला कि नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लोग 1 किलो का कोई सामान लेते हैं और उसको 1 किलो के ऑब्जेक्ट से 1 मीटर दूरी पर रखते हैं, तो जितना फोर्स लगेगा, जितना हम लोग के बीच में फोर्स लग रहा होगा, वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर होगा। यानी जितना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है उतना ही फोर्स लग रहा होगा। बात समझे कि तरीका है यार। देखो इस तरीके से हम लोग कभी किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, कभी तुम्हें किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना हो तो सारी चीज़ों को ऐसा करो कि 1 के फॉर्म में आ जाए, बस उसके बराबर अपोजिट वाली चीज़ के बराबर आ जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज है, R दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब तुम्हें K की वैल्यू का निकालनी, तुम क्या करोगे, Q1 Q2 की वैल्यू 1 कूलम डालो, R की वैल्यू 1 मीटर डालो, ठीक है। मतलब दो चार्ज लोग कूलम की 1 मीटर की दूरी पे रख दो, उसके जितना फोर्स उनके बीच में लगेगा वही फोर्स किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। तो उस तरह से हम लोग वैल्यूज को निकालते हैं कांस्टेंट की। दिस इज द प्रैक्टिकल मेथड बाय व्हिच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन द एक्सपेरिमेंटल लैब्स, ओके। नाउ इट इज वेरी नॉट सो सिंपल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f, बट इट इज सिंपल बाय द हेल्प ऑफ सेंसिटिव बैलेंस। और कुछ चीजें होती हैं, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग फोर्स की वैल्यू को निकाल पाते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है। हालांकि दूसरा रास्ता क्या है फोर्स को निकालने का, आप एक्सेलरेशन निकाल लो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स मिल जाएगा। लेकिन कई बार फोर्स कैलकुलेट भी किया जा सकता है। तो उन्होंने कैलकुलेट किया और देखा कि फोर्स की जो वैल्यू आई वो फोर्स की वैल्यू कितनी आई, जब 1 किलो का मास दूसरे 1 किलो मास से 1 मीटर दूरी पर रखा जाएगा तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आई वो कितनी आई, 6.67
इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन की वैल्यू है फोर्स की, ठीक है। अब चूंकि फोर्स की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू ग्रेविटेशन की वैल्यू आएगी, तो उसने बोला कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होगी भी कितनी होगी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। फर्क क्या रहेगा यूनिट का, यूनिट बोलो क्या होगा न्यूटन। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा तब जब 1 किलो की चीज 1 मीटर की दूरी पर रखी होगी, ठीक है। बट यूनिट तो न्यूटन, ग्रेविटेशन की क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यूनिट याद कर लीजिएगा आप लोग। अब एक बार ऐसे में हम पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे को लगा कि हमेशा जो है फोर्स की वैल्यू जो है वो इतनी आएगी 6.67 10 की पावर माइनस 11 ही आएगी। देखो भाई ये स्पेशल केस है, जब तुम 1 किलो का चीज दूसरे वाले 1 किलो वाली चीज को 1 मीटर की दूरी पर रखोगे तो उनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो तुम्हारा 6.67 10 की पावर माइनस 11 रहेगा। अगर मान लो सपोज मैंने इसी को 5 kg कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि तुम्हारा फोर्स बदल जाएगा और तुम्हें पता है कि बढ़ जाएगा क्योंकि m2 बढ़ गया तुम्हारा, तो फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन अभी भी g की वैल्यू कितनी रहेगी उतनी ही रहेगी। तो g की वैल्यू निकालने के लिए हमने जानबूझ के 1 किलो का पूरा सिस्टम लगाया था। अगर आप यहाँ 5 किलो भी लेते तो जो वेइंग मशीन होती है वो हिसाब से उसको क्या करती 5 किलो का दिखाती कि भाई फोर्स इतना लग रहा है, तो वहां से हम लोग जी की वैल्यू निकाल लेते। तो कहने का मतलब क्या है, फोर्स की वैल्यू निकाल करके हम लोग जी की वैल्यू निकालने का एक तरीका था ये, जिससे हम लोग ने क्या किया यूनिट भी निकाल लिया जी की, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। व्हाट इज कैपिटल जी? कैपिटल जी इज कांस्टेंट। अभी कैसा कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा मैं आपको, पहले फिलहाल सुनो। जी क्या है, एक कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू होती है जी की क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, मतलब इसकी यूनिट याद रखनी है आपको, और जो ये वैल्यू है आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि ये वैल्यू बहुत बार एग्जाम में हर एक न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बस एक तरीका था कैसे उसने जी की वैल्यू निकाली, जी कैपिटल जी की वैल्यू कैसे निकाली। अब जी को थोड़ा और स्टडी किया उसने, बोला यूनिट हो गया, मतलब बोले फॉर्मूले में देखो सब कुछ मिल गया हमको, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देना। अब तुम्हें m मास तुमको पता चल जाएगा, दूसरा मास पता चल जाएगा, तुमको डिस्टेंस बदल जाएगी, और जी की वैल्यू तुमको बदल गई 6.67 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसने बोला कि सब कुछ पता चल जा रहा है, अब तो फोर्स हम लोग आराम से निकाल देंगे। मतलब अब अगर तुम्हें कोई मास दिया हो, दूसरा मास दिया हो, उसके बीच डिस्टेंस दी हो, तुम आराम से उन लोगों के बीच में कितना फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा, या मैं अट्रैक्शन फोर्स बोल रहा हूँ, वो ये कुर्सी मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मैं कुर्सी को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा हूँ, हम दोनों इसको रिपल नहीं कर रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो आइडिया लग जाएगा, हम लोग आराम से फोर्स निकाल सकते हैं। फिर एक आदमी ने पूछा कि ये बताओ कि जो जी के तुम निकाले हो ये हर जगह सेम होगी, मतलब सेलेस्टियल बॉडीज पे सेम होगी, टेरेस्ट्रियल पे सेम होगी, नीचे ऊपर हर जगह सेम होगी। तो उसने बहुत फिर से एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारा, उसने अलग अलग सिस्टम रखा, कभी दूर रखा ऑब्जेक्ट को, पास रखा, कभी ऊपर से देखा, कभी नीचे से, हर तरफ से एक्सपेरिमेंट किया, पाया कि जो कैपिटल जी की वैल्यू, देखो याद रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स होता था या ग्रेविटेशन जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, वो क्या बोलता था कि मुझे सिर्फ मास और डिस्टेंस से मतलब है, बोलता था, बाकी ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है मुझे उससे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है उससे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल है या टेरेस्ट्रियल है उससे मुझे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट के बीच का मीडियम कैसा है उससे मुझे मतलब नहीं है। ये कौन बोलता था? ये बोलता था हमारा ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता था, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता था, यानी कि F बोलता था। F का फॉर्मूला क्या था? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब G देखो क्या बोलता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या बोलता है? G बोलता है कि देखो यार मुझे तो मास से भी मतलब नहीं है, कितना मास मुझे उससे भी मतलब नहीं है, मुझे तो डिस्टेंस से भी मतलब नहीं कि तुमने डिस्टेंस कितना रखा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट। मुझे तो शेप से भी मतलब नहीं है, मुझे तो साइज से भी मतलब नहीं है, मुझे तो टेरेस्ट्रियल हैं या सेलेस्टियल हैं उससे भी मतलब नहीं है, मुझे तो उनके मीडियम से भी मतलब नहीं है, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। मेरी एक फिक्स वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, मेरी फिक्स वैल्यू है और मेरी वैल्यू फिक्स रहेगी। अब ये किसी चीज़ पर जब डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो यूनिवर्स इन सब चीज़ों से तो मिलकर बना है, तो पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, बात समझ आ रही है। इसीलिए इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आगे चल के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
बोला गया, जिसका सिंबल होता है कैपिटल जी, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। माइनस लगाना भूलना मत बच्चे, यहाँ प्लस लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में कोई पूछे तो बता देना क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर देखिए इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती, ना तो मासेस पे डिपेंड करती है, ना तो उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ना तो शेप साइज सेलेस्टियल टेरेस्ट्रियल या फिर किसी और चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स भाई बिल्कुल फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला भूलना मत। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। फोर्स बिल्कुल डिपेंड करता है, फोर्स ये चलो तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन मास पे डिपेंड करेगा, मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, मास घटाओगे तो फोर्स घट जाएगा। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस कम करोगे फोर्स बढ़ जाएगा। तो फोर्स जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बाकी सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। इतनी बात समझ में आई? अभी भी वाला आंसर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि सर वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, अभी वो चलेगा। लेकिन अभी अब मेरे पास सारे हथियार आ गए हैं कि मुझे फोर्स मिल गया, मुझे फोर्स की वैल्यू मिल गई कि मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, तो मैं निकाल के दिखा दूंगा लोगों को कि शायद होता हमारे इसके बीच में फोर्स बहुत कम लग रहा हो, इसके वजह से वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे about the application whatever he have discovered, whatever Newton have discovered in his formula like F equal to G m1 m2 upon r square. Now today we are going to apply those formulas into our real life and see that either these laws are true or they are for the namesake, okay. So हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं आपको बताया था उस दिन कल जो भी पिछली क्लास में कि दो ऑब्जेक्ट, न्यूटन ने बोला कि दो ऑब्जेक्ट्स के पास मास है, वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शेप साइज, सेलेस्टियल है टेरेस्ट्रियल है या फिर मीडियम कैसा है, फोर्स लगाएंगे। सवाल उठा कि फोर्स अगर लगा रहे हैं तो फोर्स लग क्यों नहीं रहा, मैं अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जा रहा हूँ। मैंने बताया था आपको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो न्यूटन ने बोला था कि हो सकता है फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो यार। तो आज हम उस न्यूटन की उसी बात को देखने जा रहे हैं कि क्या सच में फोर्स की वैल्यू इतनी कम होती है जिसकी वजह से हम लोग को ऐसा नहीं पड़ता है, या फोर्स लगता ही नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने इसके 3 केसेस लिए हैं, 3 तरह की अलग अलग बॉडीज ली हैं। केस 1 में मैंने क्या किया है, एक 1 किलो की बॉडी ली है और एक 2 किलो की बॉडी ली है, ठीक है। और इन दोनों को रखा है ठीक 1 मीटर की दूरी पर रखा है। हमारे डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप न्यूमेरिकल को भी लगाने का तरीका सीखेंगे। अब मुझे निकालना है ग्रेविटेशन फोर्स Fg। तो मैंने लिखा पहले फॉर्मूला लिखा Fg इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स और किसी पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मास और डिस्टेंस बिटवीन द मासेस उस पर डिपेंड करता है। जी जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, इसकी वैल्यू फिक्स है। कितनी इसकी वैल्यू है बोले सर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास कितना है, एक है 1 किलोग्राम, एक है 2 किलोग्राम अपॉन आर स्क्वायर कितना है 1 मीटर का स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो देखोगे आंसर आएगा 6.67 का डबल कितना हो जाएगा 13.3 के आसपास। सो 13.3 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन और 1.33 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। अब देखो कि मतलब अगर एक 2 किलो की चीज़ और एक 1 किलो की चीज़ जो है वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, ये 2 किलो का है और ये 1 किलो का है, तो जो फोर्स लग रहा है मतलब ये जो छोटा वाला है इस बड़े वाले को जो फोर्स से खींच रहा है, उस फोर्स की वैल्यू कितनी 1.33 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। या फिर ये चीज़ है ये इसको कितने से खींच रही है, सेम फोर्स है 1.33 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। एंड दिस -10 न्यूटन इज अ वेरी वेरी स्मॉल फोर्स। -10 समझ रहे हो ना, -10⁻⁻2 का मतलब क्या होता है, पॉइंट आगे 2 बार 0, ये 10⁻⁵ क्या होता है भाई 0.00001। 10⁻⁸ क्या होता है 0.000000001, ठीक है। 10⁻⁻10 है, ये कितना कम फोर्स है। जब इतना कम फोर्स लगेगा तो क्या बॉडी पर कोई इफेक्ट हम लोग को विजिबल होगा, बोलो। न्यूटन की बात थोड़ी थोड़ी सच हो रही है कि भाई फोर्स तो लग रहा है, नो डाउट फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स की वैल्यू इतनी कम है इसकी वजह से हमको वो असर नहीं दिख रहा। क्योंकि देखो हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, जो देखते हैं आंखों से हम उसी को बिलीव करते हैं। ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी आंखों देखी बात को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा क्योंकि फोर्स की वैल्यू कम है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ ऐसे खड़ा हूँ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, फोर्स ही नहीं लग रहा है। फोर्स लग रहा है बट क्या है, वैल्यू उसकी बहुत कम है। बात समझ में आई क्या? चलिए अब केस 2 लेता हूँ मैं, थोड़ा सा मास बढ़ाते हैं क्योंकि भाई चलिए सर मास इतना, क्योंकि अगर मुझे ग्रेविटेशन फोर्स को बढ़ाना है तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं डिस्टेंस को कम करूँ,
कैसे समझे सर, कैसे पता सर आपको? सर देखिए ना, एफ जी क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। या तो मैं m1 m2 को बढ़ा दूं या तो मैं r को कम कर दूं, बिकॉज दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दीज आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इनडायरेक्टली मतलब इसको कम करेंगे, इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट मतलब इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, और डायरेक्ट मतलब इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो घटेगा। तो हमको बढ़ाना है तो मैं क्या करूँ, मासेस को बढ़ा दूं या डिस्टेंस को कम कर दूं। जी को क्या करूँ, बोले सर जी को कुछ कर ही नहीं सकते आप सर, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सर, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁷ होती है। तो होती है, मैं वैल्यूज आपको बार बार इसलिए बोल रहा था कि ये वैल्यू बस ऐसी वैल्यू जो बार बार आपके क्वेश्चन में इस्तेमाल हो, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए केस 2 लेके चलते हैं। अब केस 2 में क्या किया गया, केस 2 में क्या किया गया कि अभी भी क्या करते हैं, 1 किलो का चीज़ रखते हैं, या चलो 2 किलो का रखते हैं, 2 किलो का चीज़ रखते हैं और साथ में कंपेयर करते हैं उसको अर्थ के साथ। कि मान लो अगर ये कोई चीज़, एक बड़ी सी अर्थ हमारे इस पर 1 2 किलो का चीज़ रखा हुआ है, ठीक है 2 किलो का, तो भाई ये भी एक मास है। अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24। आज बता दिए, पूरी ज़िंदगी याद रखना, पूरी ज़िंदगी बदलेगा नहीं, क्या बदलता है मतलब एक एवरेज मास मान के चल रहा है कि इतना इसका मास है, 6 × 10⁻24 kg अर्थ का मास है। ठीक है, और जो है इसका सर तो मास मिल गया, मतलब आपको सर एक मास, ये इतना बड़ा मास यहाँ पे और एक मास यहाँ पे, इन दोनों के पीछे फोर्स देखना सर, क्योंकि न्यूटन मतलब कोई मास चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर मास है तो वो दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाएगा, वो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो अभी अगर बड़ा मास है तो क्या होगा, फोर्स लगाएगा, ये छोटा मास है तो क्या होगा, फोर्स लगाएगा, लगाना चाहिए इन लोगों को फोर्स। ठीक है, और अर्थ के सेंटर से जो दूरी है, अर्थ के सरफेस की सेंटर से जो दूरी है अर्थ के सरफेस की, वो है तुम्हारी 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। मतलब अर्थ का जो सेंटर है, यहाँ से अगर 64 किलोमीटर अंदर जाऊँ मैं तो अर्थ के सेंटर पहुँच जाऊँगा, इतनी दूरी है। और आपको याद होगा कि जो डिस्टेंस ली जाती है हमेशा, वो सेंटर, एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक ली जाती है। इस बॉडी का सेंटर ये हो गया और इस बॉडी का सेंटर तो भाई इतना छोटा सा यहीं पे होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर होगा। बोलो, ये बात जो मैं यहाँ पे अभी अप्लाई कर रहा हूँ, ये बात आपको क्वेश्चन में अप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए गलती मत करना। मासेस क्या होते हैं, m1 m2 क्या है, एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास, जो r होता है वो एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक की दूरी होती है। तो हमने बॉडी हमारी एक अर्थ है, एक बॉडी हमारा 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, तो उस बॉडी का सेंटर, उस बॉडी का सेंटर इतना छोटा वहीं पे होगा, दूसरी बॉडी का सेंटर क्या अर्थ का यहाँ पे होगा। उन दोनों की दूरी कितनी होती है, अर्थ के सरफेस से सेंटर की दूरी कितनी है, 6400 किलोमीटर की दूरी है। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे सब कुछ मिल गया, मैं लिखता हूँ F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या लिखा भाई मैंने, ये लिखा सर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की, दो ऑब्जेक्ट्स का मास m1 m2 और r की दूरी पर के बीच में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा, ये जनरल फॉर्मूला है ना। जी की वैल्यू कितनी थी, 6.67 × 10⁻11 m1 कितना है 2 किलो और m2 कितना है 6 × 10⁻24। मास बढ़ गया बहुत ज़्यादा, देखो एक मास ये m2 हो गया, ये तुम्हारा m1 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा g m1 m2 ओके। r कितना लेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं 6400 को लेकर के स्क्वायर कर देते हैं, यहीं पे सवाल गलत हो जाता है। देखो यार आपको पता होगा ना, ये तो बचपन से पता है कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर इसकी यूनिट क्या लिखी है, जी की यूनिट क्या होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो अगर आपने यहाँ पे मीटर लिया है तो आप यहाँ पे किलोमीटर कैसे डाल सकते हो। आपको रूल पता है ना कि आपको एक ही सिस्टम में रहना था, हम केस में रहो, सीजीएस में रहो या तो एफपीएस में रहो। ठीक है, आपको एक ही सिस्टम में रहना होता है। हम लोग किलोमीटर को किलोमीटर नहीं यूज कर सकते, हम हमेशा किलोमीटर किस में बदलते थे, मीटर में। तो बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 6400 ये × 10⁻³ मीटर हो गया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना घर पे इत्मीनान से, तो जो आंसर आएगा वो आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 9.8 का डबल, यानी कि 19.6 न्यूटन, इतना आएगा। अब देखो 19.6 न्यूटन ना एक अच्छा खासा फोर्स होता है, ये फोर्स है। देखो कहाँ वो माइनस में था, कहाँ पे प्लस में, अगर प्लस में भी आगे निकल गया। 19.6 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर लगेगा। इसीलिए कोई बॉडी को जब हम छोड़ते हैं तो बॉडी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आती है, क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है। देखो फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा बताया गया था कि देखिए फिर फोर्स की वैल्यू ये हो गई, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे मान लो अगर सपोज ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, अब ये मास ऐसे रखा हो तो ये इसका फोर्स किस पे लग रहा होगा, इसके सेंटर की तरफ, और इस पे किधर लग रहा होगा, इसके सेंटर की तरफ।
यानी कि दोनों को लाइन बनाओ तो जो लाइन ज्वाइन करती है उसका तरफ लगता है। मतलब कोई बॉडी यहाँ हो, बॉडी यहाँ हो, तो अब यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा, इसका इधर लगेगा और इसका इधर लगेगा, दोनों सेंटर की तरफ। ऐसे देखो यहाँ पे बॉडी यहाँ पे, तो कहाँ है सेंटर, ये है, ये सेंटर है, तो इधर लगेगा और इसका इधर लगेगा। तो डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये बात जिंदगी में याद रखना। मतलब अगर आपका सन यहाँ पे है और आपकी अर्थ यहाँ पे है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, इस पर ग्रेविटेशन फोर्स। अगर आपकी वही अर्थ यहाँ पे आ जाए तब ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। बात समझ आ रही है? ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अदर बॉडी हमेशा फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग इस फॉर्म से निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, जिस भी बॉडी पे बता रहे हैं इस बॉडी से लग रहा है उस बॉडी के सेंटर की तरफ लगा देंगे। तो मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो होनी चाहिए। तो आपको फोर्स क्या, फोर्स की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 19.6 न्यूटन है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और देखता हूँ कि सर फोर्स और बढ़ाते हैं। थोड़ा और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मासेस को आप लोग को देखना पड़ेगा कि हमारा जो मास है वो और बढ़ जाए, ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, देखते हैं अर्थ और मून के बीच में कुछ फोर्स है क्या। फोर्स तो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी अगर मून जो है अर्थ के साथ चक्कर लगा रही है, मतलब मून जो है अपनी वेलोसिटी बदल रही है, और मून अगर वेलोसिटी बदल रही है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन जिम्मेदार होगा। एक्सेलरेशन अगर है तो कोई ना कोई फोर्स होगा, और फोर्स तो और कोई हो नहीं सकता। जैसे सन और अर्थ में ग्रेविटेशन था वैसे यहाँ भी यही होगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि फोर्स की वैल्यू कितनी आती है। तो मैंने केस 3 लिखा और लिखा उसमें एक m1 जो है हमारा अर्थ हो गया, एक m2 जो है हमारा मून हो गया। अब मास का अर्थ कितना होता है, सॉरी अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg, और ये होता है कुछ अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ आपको 7.4 × 10⁻22। अब मून का मास मतलब याद नहीं लग जाना कि इतना जरूरी नहीं है। इन लोग के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो जैसे अर्थ और मून की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.84 10⁵ किलोमीटर। इतनी दूरी होती है अर्थ और मून, इतनी दूरी है। तो बस हमको यही चाहिए था सर, मास चाहिए सर। देखो मैंने डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ली, देखो इसके सेंटर से, और यहाँ पे मून अगर मान लो मून इतना बड़ा होता तो मून के सेंटर से, सेंटर से डिस्टेंस नापी जाती है। फोर्स कहाँ लगता है, उसके सेंटर की तरफ, और उस पर कहाँ लगता है, उसके सेंटर की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमें निकालना आसान है। वैल्यू फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F G m1 m2 अपॉन r²। जी की वैल्यू कितनी होती है भाई, 6.67 × 10⁻11। m1 कितना है, 6 × 10⁻24। m2 कितना है, 7.4 × 10⁻22 अपॉन 3.84 × 10⁵ तो किलोमीटर हुआ, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा ये होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू बहुत बड़ी आती है। मैं आपको वैल्यू बता दे रहा हूँ कितनी वैल्यू आती है। वैल्यू कम्स टू बी 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। इतनी बड़ी वैल्यू फोर्स की आती है, ठीक है। तो तुमने 3 केस में देखा कि मास छोटा तो वैल्यू छोटी, मास ठीक ठाक तो वैल्यू थोड़ी सी एवरेज, और मास ज़्यादा बड़े तो वैल्यू इतनी बड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब उसने बताया कि देखो फोर्स तो लग रहा है, लेकिन फोर्स जो है, जो कि हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मास पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, उसकी वजह से वैल्यू कम ज़्यादा होती है। अब वैल्यू अगर कम होगी तो तुमको असर नहीं दिखेगा, वैल्यू ज़्यादा होगी तो तुमको असर दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब सपोज ये है, इसका मास तो कम है लेकिन अर्थ का मास ज़्यादा है, तो अर्थ इस पर फोर्स लगा टुवर्ड सेंटर छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ गिरा, इसको खींच लिया। लेकिन हो सकता है कि वही अगर हम लोग ये रुई ले लें, रुई को छोड़े तो रुई का मास बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, तो वो उसको अट्रैक्ट, मतलब फोर्स लग रहा है लेकिन कम लग रहा है, उसको वो जल्दी नीचे नहीं आता, धीरे धीरे नीचे चलता, समय लगता है नीचे आने में। बात समझ में आई? तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्लियर कर लो, F G m1 m2 पर r²। उसके बाद उसके डायरेक्शन क्लियर करो, डायरेक्शन किधर लगेगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अदर बॉडी। इसके बाद ये क्लियर कर लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ मास और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल। डिस्टेंस कहाँ से जाते हैं, उसके सेंटर से उसके सेंटर के बीच में, ठीक है। इसके अलावा आपको मैग्नीट्यूड के लिए F G m1 m2 अपन r²। जी क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब क्या हुआ कि जब ग्रेविटेशन का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया गया कि हाँ ग्रेविटेशन होता है, तो ग्रेविटेशन को समझने के बाद पृथ्वी के बहुत सारे राज जो कि दबे हुए थे वो खुल के सामने आ गए। मैं आपको उन सारे राजों के बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें होती थी पर हम समझ नहीं पाते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला कि भाई आखिर सन के चारों तरफ चीज़ें चक्कर क्यों लगा रही हैं,
सन के चारों तरफ से ये चक्कर क्यों लगा रही हैं, सवाल ये होता है। देखो आपको सर्कुलर मोशन में मैंने एक बात अच्छे से बताई थी कि ये बात याद रखना कि अगर कभी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर करती है मान लो तो उस बॉडी की वेलोसिटी बदलेगी, उस बॉडी की वेलोसिटी बदलेगी मतलब उसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे उसको, और हमें सेंटर की तरफ लगेगा जो कि बस बॉडी का डायरेक्शन बदलेगा, ठीक है, बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पे देखा गया कि हर एक चीज़ अगर घूम रही है तो रिवर्स भी इसका ट्रू होगा, मतलब अगर कोई चीज़ पे सेंटर की तरफ फोर्स लगाए उसके जहाँ पे वो जा रही है, सपोज मान लो अगर कोई चीज़ कुछ इस तरह से जा रही है, इस तरह से, ठीक है, और इस पर परपेंडिकुलर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो वो चीज़ थोड़ी देर बाद ऐसे घूम जाएगी, और हर समय परपेंडिकुलर लगाता रहूँ फोर्स, जो भी इसकी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर फोर्स लगाता रहूँ तो वो चीज़ पूरा परफेक्टली एक सर्कल में घूमने लग जाएगी। तो उन्होंने देखा कि अगर सन के चारों तरफ कोई चीज़ घूम रही है मतलब कि उस पर हर समय सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, और जैसे ही सेंटर की तरफ की फोर्स की बात आई दिमाग में आया कि यार मास है, डिस्टेंस है, सेंटर की तरफ फोर्स है, फिर तो एक ही फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो लोगों को क्लियर हुआ कि आखिर वाई एन ऑब्जेक्ट इज वाई ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द सैटेलाइट्स आर रोटेटिंग अराउंड द सन और देयर नियर बाई प्लैनेट्स, क्यों रोटेट करते हैं इसका रीजन समझना है कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला क्लियर होगा, ठीक है। सो पहला क्या रीजन है कि भाई क्या क्या पहला तो भाई वाई ऑल प्लैनेट्स रोटेट अराउंड सन, इसका मतलब समझ में आया पहली बात तो हमको। अब देखो अच्छे बच्चे थोड़ा इसके आगे सोचेंगे कि यार सर तो फिर सन के पास भी तो मास है, सन के पास भी मास है, उस पर भी कोई फोर्स लगा रहा होगा, हो सकता है सर ऐसे अभी यहाँ पे सपोज सन है, यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स हैं, देखो चारों तरफ प्लैनेट्स फैले हुए हैं ऐसे कुछ इस तरह से, हो सकता है सर जितना इधर लगा रहा हो उतना सर इधर इसको खींच रहा हो, कैंसिल आउट जा रहा हो, लेकिन ये पूरा का पूरा मास तो है, ये मास पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, बस तो कोई दूसरी गैलेक्सी फोर्स लगा रही है तो इसको भी तो घूमना चाहिए। तो बिल्कुल ये सोचिएगा ज़रा कि सर अगर ये सारे के सारे मिलकर एक मास हैं तो सर इस पर भी तो फोर्स लग रहा होगा, इस पर कोई दूसरी गैलेक्सी फोर्स लगा रही है तो हो सकता होगा कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो या वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या अगर ये घूम रहा हो तो घूम रहा हो, तो ये चीज़ें हो सकती है। बट फिलहाल हमने अपने यूनिवर्स को समझ लिया कि जो हमारा सन है उसके चारों तरफ चीज़ें इसलिए रोटेट करेंगे क्योंकि उन सबके पास मास है, उनकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन जो है उनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से वो सर्कुलर या इलिप्टिकली मोशन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ निकाली गई कि दूसरी पता गई भाई वाई वी आर बाइंडिंग, वाई वी आर बाइंडेड ऑन अर्थ। हम कूदते हैं ऐसे, जंप करते हैं फिर वापस आ जाते हैं, कुछ भी करते हैं हर चीज़ नीचे आती है, हम उस पर रुक क्यों जाते हैं, क्यों नहीं हम कहीं उड़ जाते हैं, स्पेस में ऐसा क्या होता है कि हम आराम से उड़ सकते हैं। तो आंसर आया ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का मास जो है वो ज़्यादा है, और डिस्टेंस देखो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ 64 किलोमीटर दूर पे सेंटर है, तो मैं करीब काफ़ी करूँगा, अगर मैं स्पेस में चला जाऊँगा तो मेरा मास अभी भी वही है, अर्थ का मास अभी वही है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई। और आपको पता है डिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक दूसरे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, और जब फोर्स ही कम हो गया, मुझमें खींचने वाला फोर्स कम हो गया, तो मैं अपने आप तैर सकता हूँ, उड़ सकता हूँ, बोलो ऐसा कर सकता हूँ, पॉसिबल है। तो यही होता है कि वी आर बाइंडेड ऑन द अर्थ बिकॉज वी हैव मास एंड वी आर वेरी क्लोज टू द अर्थ, दैट्स व्हाई द ग्रेविटेशनल फोर्स वैल्यू बिकम्स सो लार्ज दैट वी आर नॉट एबल टू go or fly away. But when we go upside, when we go in the air, when we go in the space, the distance, masses are again the remain same, but the distance is going to be large, that's why the gravitational force is going to be less, and because of that we feel very free to move in the space, ठीक है। तीसरा चीज़ आया कि भाई अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो भाई हर चीज़ पे लगेगा, चाहे वो छोटा चीज़ चाहे बड़ा हो, क्योंकि वो तो भाई मास पर जाता है, मास छोटा होगा थोड़ा कम लगेगा लेकिन मास लगेगा फोर्स। तो जो हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर देखते हो उसमें अर्थ की ग्रेविटेशन का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर अर्थ की ग्रेविटेशन हट जब अर्थ का मास जीरो कर दो तुम ना, तो सारी गैसेस जो है उड़ जाएंगी, क्यों, क्योंकि उनको कोई खींचने वाला अपनी तरफ है ही नहीं। वो अर्थ जितनी भी एयर हमारे आसपास है वो सबको खींच के, वो जो ग्रेविटी है, क्योंकि ओवरऑल देखो तो बहुत ज़्यादा एयर है, तुम्हें लगता है यार एयर में कितना मास होगा, अरे भाई एयर का जो मास है, जो एयर इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा है कि वो अप्रोक्सीमेट 225 kg का मास आपके ऊपर लगा दी, जितना अगर आप अपना सर ऐसे लो और सर के ऊपर की सारी जितनी भी एयर ऊपर तक के सबको अगर तौल डालो तो 225 किलो का मास आएगा अपने एयर का, तो है। तो वो क्यों रुके हुए अर्थ के आसपास चारों तरफ, क्योंकि ग्रेविटी उनको खींच के रखी है, अगर नहीं होती तो वो उड़ जाते। बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डाउट आपको दे रहा हूँ जो सोच के मुझे बताइएगा। सर मून पे मैंने पढ़ा एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर आपको पता हो तो मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर नहीं है, सर वहाँ तो ग्रेविटी है। तो सर मैं मानता हूँ वहाँ की ग्रेविटी कम है, बट थोड़ा बहुत तो एटमॉस्फेयर होना चाहिए था।
बिल्कुल ही नहीं है सर, वहाँ पे ग्रेविटी, वहाँ क्यों नहीं ग्रेविटी खींच पाई एटमॉस्फेयर को, होता तो कितना बढ़िया रहता, बट वहाँ पे नहीं खींच पाई। तो सर वहाँ पे आखिर क्या कारण है, आखिर वो बस ग्रेविटी क्या जिम्मेदार है एटमॉस्फेयर के लिए, या कोई और चीज़ भी है? इसको आप थोड़ा स्टडी करिएगा, वाई मून डू नॉट हैव एटमॉस्फेयर। ग्रेविटी इज डेफिनेटली वन रीजन, बिकॉज जब लेस ग्रेविटी तो कम एयर अट्रैक्ट होगी, बट कुछ तो होनी चाहिए थी, बट बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे। क्या रीज़न है आप सोचिएगा। बट फिलहाल अर्थ के लिए, अर्थ पे का ग्रेविटी अच्छा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा है। अगर अर्थ सपोज अर्थ का मास और बढ़ जाए ना, तो और एयर जो है इसी तरफ आ जाएंगे, तो और ज़्यादा मतलब एटमॉस्फेयर जो है थिक हो जाएगा। एटमॉस्फेयर जितना होना चाहिए उतना है परफेक्टली हमारे सर्वाइव के लिए, तो हमें ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, दैट इज़ परफेक्ट। इसके बाद एक रीज़न आया, लोगों को समझ में आया कि जो ये टाइड्स आते हैं, टाइड आपको पता है क्या होता है? टाइड का मतलब होता है ये, मतलब क्या है, दो तरह के टाइड होता है, लो टाइड, हाई टाइड। समुद्र में आता है पानी, आप कभी अगर समुद्र किनारे जाओगे तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, शाम को आप जाओगे देखोगे पानी का लेवल वहाँ पे है, रात में आओगे देखोगे पानी का लेवल आपके ऊपर निकल गया, इतना उठ गया पानी। तो आखिर पानी बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है? तो आंसर समझ में आया लोगों को बाद में। टाइड, पहले लोग सोचते थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, रात में पानी बढ़ जाता है, दिन में पानी खत्म हो जाता है। तो रात में पानी बढ़ कैसे जाता है? कोई डाल देता है और दिन में आके निकाल लेता है? ऐसा कुछ नहीं था। लोगों ने ग्रेविटेशन को आंसर दिया, बोला कि देखो यार, जो अर्थ पे मेजर वहाँ से 70% उसमें से वाटर है। अब जब रात में मून जो है थोड़ा करीब हमारे आता है हमारे अर्थ के, तो डिस्टेंस कम हुई। अब मून का अपना एक मास और जो वाटर पानी का जो है अपना एक 70%, मतलब सोच रहे हो जो अपना हमने अर्थ का मास लिखा था, कितना लिखा था? 6 × 10⁻24 kg। इसका 70% मास जो है वो पानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, पानी और मून जो है वो पानी पर फोर्स लगाएगा, पानी जो है मून पर फोर्स लगाएगा। मून क्या जाएगा, पानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और पानी क्या जाएगा, मून उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। दोनों फोर्स लगाते हैं, डेफिनेटली दोनों कर भी पाते होंगे। जो मून है वो भी डेफिनेटली पानी में से थोड़ा सा खिसक जाता होगा उसकी तरफ, पानी की तरफ, और जो पानी है वो मून की तरफ खिसक जाता होगा, ठीक है। इसी वजह से रात में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो वाटर होता है वो थोड़ा सा अपना लेवल राइज कर लेता है, वो उसकी मून की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से टाइड आते हैं। कभी कभी लोग जब चांदनी पूरी रात की, पूरा फुल मून होता है या चांद तब बहुत क्लोज होता है हमारे अर्थ के, उस दिन बहुत हाई टाइड आते हैं। इसलिए पहले से ही वार्निंग दे दी जाती है समुद्र में कि आप लोग आज समुद्र में जो हाई टाइड आने वाला है, आप लोग थोड़ा दूर रहिएगा। ये सब पहले से ही बोल दिया जाता है, बात समझ में। इसके बाद देखो लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स जो है ये भी एक्सप्लेन किया जाता है। लूनर इक्लिप्स कब आएगा, सोलर इक्लिप्स कब आएगा, क्या होता है लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स? जब सर देखिए सर, सन तो फिक्स है सर, ठीक है, सन तो फिक्स है, तो मतलब सर जब मून बीच में आ जाता है और सन पीछे चला जाता है, सॉरी सन यहाँ पे है, जब मून यहाँ पे आ गया और अर्थ चली गई उधर, तो क्या दिखेगा, सोलर इक्लिप्स बनेगा। और जब सर अर्थ बीच में आ गया और वहाँ चला गया तो क्या बनेगा, लूनर इक्लिप्स बनेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका इक्लिप्स, हमने पढ़ा है। तो कैसे पता चलता है कि भाई लूनर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स क्यों होता है, कैसे आइडिया लगाया जाता है, उसको गेस किया जाता है। तो देखा जाता है कि देखो मून और अर्थ में अपना ग्रेविटेशन फोर्स है, सन और अर्थ में अपना ग्रेविटेशन फोर्स है। सन और अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है, सन जो अर्थ है चक्कर लगा रही है सन का, और अर्थ और मून की वजह से जो फोर्स है उसमें मून जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, मतलब दोनों अर्थ सन का और मून जो है अर्थ का चक्कर से लगा रही है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है। अब दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स डेफिनेटली अलग अलग होंगे, दोनों की दूरियां अलग है, दोनों के मासेस अलग अलग है, तो अलग अलग होंगे। तो इसका फोर्स जिस तरह जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा वो टर्न करेगा। तो इसके टर्न का रेट क्या है, उसके टर्न का रेट क्या है, फिर देखा था कि दोनों कब जाके ऐसा होगा कि दोनों जब आमने सामने हो जाएंगे, कितने दिनों बाद आएंगे, कब होगा। इसलिए पहले से तुम देखोगे, गूगल में जाओगे, अगला सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा या पिछला कब पड़ा था, पिछला तो बताना आसान है, नोट कर लो, अगला कब पड़ेगा, उसका अगला कब पड़ेगा, सब कैलकुलेटेड है जी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज वंस वी गेट द फोर्स वी कैन गेट द डेविएशन इन द एंगल। हम लोग निकाल सकते हैं कितनी तेजी से मुड़ रहा है, जितनी तेजी से मुड़ सकता है हम निकाल सकते हैं, कितने में मुड़ के यहाँ आ जाएगा, कितने में मुड़ के यहाँ पे आ जाएगा, और कब ऐसा होगा कि मुड़ते मुड़ते फाइनली एक समय ऐसा आएगा जब वो एकदम सामने आ जाए। तो उस दिन क्या पड़ेगा, हमारा इक्लिप्स पड़ेगा। लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स वो हम लोग अलग से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ग्रेविटेशन लॉ की मदद से, हेल्प की वजह से जो है प्रूव कर पाया गया। इसके अलावा जो नदियाँ बहती हैं, रिवर्स फ्लो करती है, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही होता है। सपोज मान लो कोई हाइट पे, पहाड़ तो हाइट पे होता है, वो ऊंचाई पे है, यहाँ पे हमारा अर्थ, तो भाई अब नीचे की तरफ पानी खींच रहा है, वो पानी अपने आप नीचे बहते हुए आएगा ना। सर आप लोग आपको पता है फ्लूइड प्रेशर लगता है, तो प्रेशर भी क्या है यार, प्रेशर भी तो फोर्स ही है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होने क्या, फोर्स रहेगा तभी तो प्रेशर आएगा, तो फोर्स है ना यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हो रही थी
उसको अचानक से एक्सप्लेनेशन मिल गया बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे. बाकी होमवर्क जो रहेगा वो थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे आज कराएगा. ठीक है, थैंक यू.